नमस्कार, मैं हूं शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं भारत 24। सुबह से शाम तक आप दुनिया भर की खबरें देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन जो खबर आपको लगती है कि ये असल खबर है, इस खबर से मुझे खबर का नजरिया समझ आया, इस खबर ने मुझे सच में रूबरू करवाया, वही तो असली खबर होनी चाहिए ना। तो इसी के लिए हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपको खबरों की जड़ तक ले जा सके, ताकि आपको सिर्फ खबर ही ना मिले, आपको मिले काम की जानकारी, ताकि कोई आपको गुमराह ना कर सके। और इसलिए अफवाहों से दूर सीधा और क्लियर कट खबरों को जानते हैं 9 PM स्पेशल में। और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात होगी तमिलनाडु में राज्यपाल और सरकार के बीच हुए नए टकराव की। आखिर क्यों गवर्नर RN रवि ने 2 मिनट से कम समय में अभिभाषण खत्म कर दिया? आखिर क्यों राज्यपाल राष्ट्रगान को लेकर के स्टालिन सरकार पर भड़क गए? क्या है पूरी कहानी, आज आपको डिटेल में समझाएंगे। इसके बाद बात होगी मोदी के कूटनीतिक ताकत की, जिसके दम पर आज पूर्व भारतीय नौसैनिक मौत के मुंह से बाहर आ गए। कैसे मोदी ने पहले सजाए मौत को उम्र कैद में बदला और कैसे इसके बाद उनकी वतन वापसी हुई। क्या है कतर से 8 भारतीयों के वापस लौटने की इनसाइड स्टोरी, ये भी आपको समझाएंगे। वही 1 साल में मोदी सरकार ने 5 भारत रत्न देकर के सबको चौंका दिया। मोदी सरकार ने बीते 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। आज कर्पूरी ठाकुर का पूरा परिवार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंचा। क्या हुई रामनाथ ठाकुर और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत, आपको डिटेल में समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले उस खबर का रुख करेंगे 9 PM स्पेशल में, एक ऐसी खबर जिसने देश में नई राजनीतिक और संवैधानिक चर्चा को फिर से शुरू कर दिया। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं। तमिलनाडु की विधानसभा में स्टालिन सरकार और गवर्नर RN रवि के बीच टकराव का नया रूप देखने को मिला। दरअसल हुआ ये कि राज्य विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा में 2 मिनट से भी कम समय में अपना अभिभाषण समाप्त कर दिया। राज्यपाल ने 1 मिनट 16 सेकंड में ही अपना स्पीच खत्म किया। RN रवि ने कहा कि वो सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण से असहमत हैं और इसे आगे नहीं पढ़ सकते। गवर्नर रवि के मुताबिक राष्ट्रगान को सम्मान देने की उनकी रिक्वेस्ट को बार बार नजरअंदाज किया गया। गवर्नर ने मुख्यमंत्री और स्पीकर को लेटर लिखकर के अनुरोध किया था कि संबोधन की शुरुआत और अंत में राष्ट्रगान बजाया जाए। उन्होंने विधानसभा सत्र की औपचारिक शुरुआत करते हुए कहा कि अभिभाषण में कई ऐसे पैराग्राफ्स हैं जिससे वो तथ्यात्मक और नैतिक तौर पर सहमत नहीं हैं। ऐसे में यदि वो उन्हें अपनी आवाज देंगे तो ये संविधान का उपहास उड़ाना होगा। गवर्नर RN रवि का पूरा स्टेटमेंट पहले आपको सुनवाते हैं, फिर डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। Friends, my repeated request and advice to show due respect to the national anthem and play it at the beginning and end of the address has been ignored. This address has numerous passages with which I convincingly disagree on factual and moral grounds. I lending my voice to them would constitute constitutional travesty. Hence, with respect to the House, I conclude my address. Wish this house a productive and healthy discussion for the good of the people. Valga Tamil Nadu, Valga Bharatam. जय हिंद, जय भारत, नंद्री। राज्यपाल ने तो महज 1 मिनट 16 सेकंड में अपना अभिभाषण खत्म किया और उसके तत्काल बाद विधानसभा अध्यक्ष M अबाडू ने तमिल में भाषण को पूरा पढ़ा। तमिलनाडु विधानसभा के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी राज्यपाल ने 1 साल तक सत्र की शुरुआत में सदन में अपना पारंपरिक संबोधन नहीं पढ़ा है। हर साल जब विधानसभा बुलाई जाती है तो राज्यपाल की ओर से अभिभाषण देने की परंपरा रही है। इसमें राज्य सरकार की नीतियां, कार्य योजनाएं और उपलब्धियां शामिल होती हैं। लेकिन केरल के बाद तमिलनाडु में इसके उलट ही परंपरा हुई। इसी को लेकर के अब बीजेपी और DMK आमने सामने है। बीजेपी के नेता ने राज्यपाल की मांग को सही ठहराया तो वहीं DMK नेताओं ने उन्हें सलाह दी कि वो पहले तमिलनाडु कहां है इसका पता लगाएं। The governor has very clearly said, not the first time, he has repeated several times that the national anthem should be sung, should be played
before the start and the end of the session. So what is your problem in doing that? And if there are any issues, mistakes or wrong statistics are mentioned, the governor has got the right to omit or deny those facts. He doesn't know where Tamil Nadu is. First, he must find out where Tamil Nadu is. Because for the past more than 20-25 years, the Tamil anthem was the first thing which was sung in the assembly before the governor's address, and then and finally the national anthem will be sung. That is the practice for more than 20-25 years. पिछले साल 9 जनवरी 2023 को भी गवर्नर के भाषण के दौरान ऐसे ही कुछ देखने को मिला। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने जो आधिकारिक भाषण तैयार किया था उसके कुछ हिस्सों को छोड़ दिया। उन्होंने उन हिस्सों का जिक्र नहीं किया जिसमें पेरियार, बी.आर. अम्बेडकर के, कामराज, सीएन अन्नादुराई के, करुणानिधि जैसे नेताओं के नाम थे। जिसके बाद मुख्यमंत्री स्टालिन ने केवल आधिकारिक भाषण रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया और इसके बाद जवाब दिया। वहीं राज्यपाल सदन से बाहर उस वक्त निकल गए। अब हाल ही में केरल के राज्यपाल आसिफ मोहम्मद खान ने भी 25 जनवरी को विधानसभा में अपना पारंपरिक भाषण कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया। उन्होंने सरकार के बनाए गए भाषण का केवल आखिरी जो पैराग्राफ है वो ही पढ़ा। तमिलनाडु की विधानसभा में जो हुआ उसके बाद से राज्यपाल की शक्तियों को लेकर के कई चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 175 के तहत सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। राज्यपाल विधानसभा में या फिर विधान परिषद वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन में या फिर एक साथ दोनों ही सदनों में अभिभाषण कर सकेंगे और इसके लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेंगे। दूसरा, राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी भी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या फिर सदनों को भेज सकेंगे और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया हो वो सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार जल्दी से विचार करेंगे। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का अधिकार है। राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और हर साल के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या फिर विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे और विधानमंडल को उसके आवाहन के कारण बताएंगे। आजकल एक नया ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिल रहा है जहां पर केंद्र के द्वारा भेजे गए राज्यपाल और वहां की राज्य सरकार के बीच एक अच्छा समन्वय नहीं है और कभी कभी जब राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होता है तो विपक्ष या सत्ता पक्ष के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में एक जो सुलभ रास्ता निकाला गया है राज्यपाल के द्वारा कि अभिभाषण का सम्मान करते हुए प्रथम लाइनें और अंतिम लाइनें पढ़ करके अपनी बात खत्म कर दी जाती है। तो ऐसे में कहीं संवैधानिक संकट तो मुझे नहीं दिखाई देता है, लेकिन जहां तक बात है इस तरह की स्थिति में घाटा जो है या ये कहें कि जो सरकार का उद्देश्य होता है जनता के बीच अपनी बातों को पहुंचाने का, कहीं न कहीं वो जो है फलित नहीं होता है। और ऐसे में जो है एक अच्छे उद्देश्य के लिए बनाई गई व्यवस्था जिसको हम कहते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण या राज्यपाल का अभिभाषण जनता के बीच नहीं पहुंच पाता है और जनता जो है उन बातों को नहीं जान पाती है जो सरकार अपने आने वाले सत्र में कार्यकलाप में दिखाना चाहती है या करना चाहती है या जो भी उसका एक नजरिया होता है कि हम शासन को किस तरह से दिखाएंगे। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार और राज्यपाल आर.एन. रवि के बीच पहले भी कई मसलों पर खींचतान हो चुकी है। आईपीएस अधिकारी रह चुके गवर्नर आर.एन. रवि ने सितंबर 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल के तौर पर कार्यभार संभाला। स्टालिन सरकार ने 2022 में आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य सरकार की ओर से की गई कैबिनेट सिफारिशों और 10 से ज्यादा विधेयकों को मंजूरी देने में देरी की। इसके बाद राज्य सरकार ने आर.एन. रवि के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का ऐलान किया। तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच का जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। नवंबर 2023 में राज्यपालों के विधेयक अटकाने के मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल रवि द्वारा की गई देरी को गंभीर चिंता का विषय बताया था। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हुए, और चूंकि सियासी गलियारे जो है ये वो इस वक्त पूरी तरीके से गर्म है और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अभी कतर की। देखिए, नए भारत में हर भारतीय की जान बेशकीमती है, ये फिर साबित किया है एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने। आज सुबह सुबह देश को एक बड़ी खुशखबरी मिली।
देश ही नहीं, दुनिया ने एक बार फिर देखा मोदी की कूटनीति का दम। मोदी उन 8 भारतीयों को मौत के मुंह से निकाल करके वतन ले आए जो 18 महीनों से कतर की जेल में बंद थे। कतर ने उन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है जो कथित रूप से जासूसी के आरोप में सजा का सामना कर रहे थे। भारत के अनुरोध पर उनकी सजा को कतर ने पहले ही कम कर दिया था और उम्र कैद में बदल दिया था और अब सभी की वतन वापसी हो गई है। अपने देश लौटने पर पूर्व भारतीय नौसैनिकों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए, पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग, वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention. वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड, और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। लेट्स हैव 3 cheers फॉर इंडिया। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि भारत सरकार उन 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है जो दाहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहे थे और जो कतर में हिरासत में थे। 8 में से 7 लोग भारत लौट चुके हैं। इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को लेकर के कतर के अमीर द्वारा लिए गए फैसले का हम स्वागत करते हैं। Honorable Prime Minister has himself personally constantly supervised all the developments in this case and has never shied away from any initiatives that would ensure the return of Indian nationals back to home. नौसेना के 8 पूर्व कर्मी जिनकी वतन वापसी हुई है उनके नाम भी आपको बता देते हैं। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्वेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश। ये सभी कतर में अल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज और कंसल्टेंसीज में काम कर रहे थे, जो कि एक सर्विसेज और रक्षा सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है। भारतीय पूर्व नौसैनिकों की रिहाई की स्क्रिप्ट उस वक्त लिख दी गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई के दौरे पर गए। 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद के बीच बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में COP 28 शिखर सम्मेलन के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से भेंट की थी। माना जा रहा था उस वक्त कि इस मीटिंग ने ही 8 भारतीयों की रिहाई का रास्ता तय कर दिया था। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल भी मौजूद रहे और इस मुद्दे को कतर के सामने बार बार उठाया गया। NSA अजीत डोभाल ने कतर के नेतृत्व के साथ बातचीत करने के लिए 2 से 3 बार दोहा का दौरा किया। रिहाई के लिए आधिकारिक और बैक चैनल दोनों ही तरह की जो बातचीत है उसका इस्तेमाल यहाँ पर इस पैनल में किया गया और इसी का नतीजा है कि 18 महीने बाद सोमवार को 8 पूर्व भारतीय अधिकारियों की वतन वापसी हो पाई। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि पूर्व नौसैनिकों की रिहाई उस समय हुई जब पिछले सप्ताह ही दोनों देशों के बीच एक अहम समझौता हुआ। सबसे पहले तो मैं कहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार। मोदी है तो मुमकिन है। आज से 45 दिन पहले इनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया था और अब भारत के नौसैनिक अधिकारियों को उनको वापस यहाँ पर लाकर एक दिखाया है कि हर एक जान की कीमत, हर भारतीय की जान की कीमत
है, ये मोदी सरकार है। कि नरेंद्र मोदी जी को भारत जो है वो ग्राउंड जीरो का ग्लोबल हीरो मानता है, लेकिन पूरी दुनिया उनको पूरे विश्व का दोस्त मानती है। पूरे विश्व के लोग उसको जो है वो दुनिया का दोस्त मानते हैं। और इसी वजह से अगर आप देखें, बहुत ऐसे मौके आए जब भारत के सामने संकट की समस्या आई, कंटक की समस्या आई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व और साथ ही साथ उनके दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ बहुत बेहतरीन रिश्ते और बहुत दोस्ताना रिश्ते से भारत को राहत मिली है। और इस समझौते के तहत भारत कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG खरीदेगा। ये डील अगले 20 सालों के लिए हुई है और इसकी लागत 78 अरब डॉलर्स है। भारत की पेट्रोनेट LNG लिमिटेड कंपनी ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जीज के साथ ये करार किया है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस निर्यात करेगा। इस गैस से भारत में बिजली, उर्वरक और CNG बनाई जाएगी। अब आपको हम गिरफ्तारी से रिहाई तक की पूरी टाइमलाइन भी एक बार समझा देते हैं। 30 अगस्त 2022 को 8 पूर्व नौसैनिक को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। नौसैनिकों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप लगा। भारतीय दूतावास को सितंबर 2022 के मध्य में पहली बार भारतीय नौसैनिकों की गिरफ्तारी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। सितंबर 2022 में ही पूर्व नौसैनिकों की पहली जमानत याचिका खारिज की गई। इसके बाद पहली बार काउंसलर एक्सेस 3 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तारी के बाद मिला। फिर 3 दिसंबर 2023 को कतर में मौजूद भारत के एम्बेसडर निपुल ने 8 पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात की। मार्च 2023 में गिरफ्तारी के 7 महीने बाद पूर्व नौसैनिकों की पहली सुनवाई हुई। 1 मार्च को आखिरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। फिर 25 मार्च को 8 के खिलाफ आरोप तय किए गए। 29 मार्च को कतर के कानून के तहत मुकदमा शुरू हुआ और 26 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई। लेकिन 28 दिसंबर 2023 को इनकी मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील की गई और 12 फरवरी 2024 को यानी आज 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक भारत वापस लौट चुके हैं। ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार की कूटनीति को जीत मिली हो। भारत सरकार ने अपने कार्यकाल में कई रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए भारतीय नागरिकों को सकुशल स्वदेश पहुंचाया है। बीते 9 सालों में विदेश मंत्रालय ने कई अभियानों के तहत युद्धग्रस्त देशों से हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग के बीच मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत 22,500 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित वहां से निकाला। इसी तरीके से 2023 में ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से 3,800 से अधिक भारतीयों की वतन वापसी करवाई गई। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए अफगानिस्तान से लगभग 1200 लोगों को सकुशल बाहर निकाला। इन लोगों में अफगान हिंदू, सिख, अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले 206 अफगान भी शामिल थे। और इससे पहले 2015 में जब यमन में सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच जंग छिड़ी, तब भी मोदी सरकार ने ऑपरेशन राहत के तहत यमन से लगभग 5600 लोगों को निकाला था। अब बात 24 के चुनावी रण की, जिसमें बीजेपी प्रचंड जीत के लिए हर स्तर पर जोर शोर से लगी हुई है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए 370 सीट पर जीत का टारगेट सेट किया है। एनडीए के लिए 400 प्लस जीतने की गारंटी दी है। प्रधानमंत्री ने एक बूथ का वोट पाने के लिए प्लान सेट किया है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने फैसलों से विरोधी ही नहीं, पूरे देश को चौंका रहे हैं। क्या मोदी चुनाव में 400 का आंकड़ा पार कर देश को चौंकाएंगे? आखिर किन मुद्दों पर बीजेपी जनता का दिल जीतेगी? एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और ये सर्वे किया है इंडिया टुडे और सी वोटर ने, जिसके मुताबिक बीजेपी कई राज्यों में क्लीन स्वीप कर रही है। तो अकेले बीजेपी 304 सीटें जीत रही है, जबकि एनडीए 335 सीटें जीत रही है। इस सर्वे में कई मुद्दों पर जनता से सवाल किए गए। इनमें से एक सवाल था कि क्या मोदी सरकार ने देश में भ्रष्टाचार कम किया है? सर्वे में जनता ने जो जवाब दिया उसे आप देखिए। जनवरी 2022 में 37% जनता ये मानती थी कि मोदी सरकार ने देश में भ्रष्टाचार कम कर दिया है, जबकि 56% जनता का जवाब नहीं में था। जब ये सर्वे अगस्त 2022 में किया गया तो 40% जनता ने हाँ में जवाब दिया और 51% ने नहीं में जवाब दिया। उसी तरीके से जब जनवरी 2023 में सर्वे की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें 41% जनता ने माना कि मोदी सरकार ने देश में भ्रष्टाचार कम कर दिया है, वहीं 53% जनता ने नहीं मानती है। अगस्त 2023 के सर्वे में भी 41% जनता ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी को स्वीकार और 54% जनता ने असहमति जाहिर की।
और सबसे ताज़ा सर्वे की रिपोर्ट में जो इसी महीने की गई है उसके मुताबिक 47% जनता ये मानती है कि मोदी सरकार ने देश में भ्रष्टाचार कम कर दिया है। वहीं 46% जनता इस मसले पर सरकार का साथ नहीं देती है। वहीं 7% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय नहीं रखी है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 60% पार है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी जनता सरकार के करीब करीब साथ नजर आई। दरअसल करप्शन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो किसी भी हाल में भ्रष्टाचारियों को बख्शने वाले नहीं हैं। लोकसभा में 5 फरवरी को उन्होंने कहा था कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। पीएमएलए एक्ट के तहत हमने पहले के मुकाबले 2 गुने से अधिक केस दर्ज किए। कांग्रेस के समय में ईडी ने 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। हमारे कार्यकाल में ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति दी। देश का लूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा। इंडिया टुडे के सर्वे में मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी जनता से सवाल पूछे गए। देश की जनता से पूछा गया कि मोदी सरकार की विदेश नीति के प्रदर्शन आप किस तरीके से आंकते हैं। जनवरी 2023 के सर्वे में 55% ने कहा था कि मोदी सरकार की विदेश नीति शानदार थी। 22% लोगों ने अच्छा माना, जबकि सिर्फ 14% लोगों ने खराब माना। अगस्त 2023 में जब यही सर्वे किया गया तो 48% लोगों ने विदेश नीति को शानदार माना। वहीं 22% लोग अच्छा मान रहे थे और 9% लोग खराब मान रहे थे। अब सबसे ताज़ा सर्वे की अगर बात करें तो 46% लोग मोदी सरकार की विदेश नीति को शानदार मानते हैं, 24% लोग अच्छा और 15% लोग खराब मानते हैं। सर्वे में ज्यादातर लोगों ने मोटे तौर पर मोदी सरकार की विदेश नीति पर संतोष जाहिर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर विदेशी कूटनीतिक दम का जो लोहा है वो दुनिया को मनवाया। ताज़ा मामला कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था, जिसमें आज पूर्व भारतीय नौसैनिकों की कतर से घर वापसी हुई है। अब बात एक ऐसे वायरस की जो पहली बार ग्लेशियर के पिघलने से बाहर आया था। वायरस था अकास का पॉक्स और मौत की वजह भी ये लगातार बन रहा है। अमेरिका के अलास्का राज्य में केनाई प्रायद्वीप के एक शख्स के अलास्का पॉक्स से मौत का मामला सामने आया है। फरवरी 2024 तक इस वायरस से 7 लोग संक्रमित हुए, 6 मरीज और इसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं कंसर्न और ज़्यादा पैदा हो रहा है। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसे इस वायरस के संक्रमण का पता जनवरी के आखिरी में चला। ये वायरस एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। इसके साथ ही अलास्का पॉक्स, मंकी पॉक्स और काउ पॉक्स की जीनस श्रेणी से आता है। ये अलास्का के फेयरबैंक्स नॉर्थ स्टार में जमे हुए पर्माफ्रॉन्ट्स के पिघलने से बाहर निकला था और इसका पहला मामला 2015 में फेयरबैंक्स में भी एक शख्स में सामने आया। ये वायरस मनुष्यों सहित स्तनधारियों जीवों को संक्रमित कर सकता है। ये त्वचा पर घाव के रूप में उभरता है और फिर फैलने लगता है। अलास्का पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति की त्वचा पर एक उससे अधिक घाव नजर आते हैं। एक या ज्यादा घाव आपको नजर आएंगे स्किन पर। इसके अलावा लिम्फ नोड्स में भी सूजन और जोड़ों का मांसपेशियों में दर्द जैसे अन्य लक्षण भी इसमें नजर आते हैं। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वालों में इसका खतरा अधिक होता है। हालांकि अभी तक एक मनुष्य से दूसरे में इसके फैलने के कोई संकेत या लक्षण नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी लोगों को दूरी बना करके रखनी चाहिए। इसके प्रति जागरूकता और बचाव से इसे बचाया जा सकता है।